नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब माफी मांगते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया तो लगा कि जो किसान आंदोलन है उसका पटाक्षेप हो गया, लेकिन हुआ इससे उलट। एक नए अंक की शुरुआत हो गई, उसकी पटकथा लिख दी गई। 29 तारीख से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होना है और अब ऐसी गुंजाइश लग रही है कि जो किसानों का आंदोलन दोबारा गति पकड़ चुका है उसकी आहट इस सत्र में जरूर सुनाई देगी। एक आश्वासन दे कि लीगल गारंटी कानून बनेगा, प्रोक्योरमेंट होगी और कमेटी बना दे जो नीति ग्रिटी है कि कब कितनी फसलें होंगी, कैसे एमएसपी तय होगा, ये सब चीजें छोड़ दो। जो लोग शहीद हुए हैं उनको सरकार को कंपनसेशन सरकार को देना चाहिए। किसानों के आंदोलन को जाता है, हमारे किसान भाइयों को जाता है। यहाँ वार है तो पलटवार भी। तो आज आधे की फसलों को लूटा जाता है, उसका लाभ एमएसपी से मिलेगा। कानून बनाना इसमें संभव नहीं लगता है। एमएसपी की जो उनकी डिमांड है वो बिल्कुल जायज है। जहां घोषणा है तो प्रतिकार भी। अब ये और बढ़ेगा मजबूती के साथ में। जो बैरिकेड लग रही है, तार लग रहे, इन्हें तोड़ते नहीं। 10 साल लो भी चलेगा, 10 साल लो चला हुआ हूँ। आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया। और जो 1 साल तक लोग यहाँ रहे, उनकी शहादतें हुई, मुकदमे दर्ज हुए, तो 1 साल का जो भी घटनाक्रम हुआ, जितने दिन भी लेट हुए, पेनल्टी सिस्टम क्या होता है। जो ये 3 कानून थे, इसमें भंडारण व्यवस्था ये आम जनता की थी, मंडी व्यवस्था ये सरकार मंडियों को बेचना चाहती थी उसकी थी, और जो सीधा नुकसान अभी हो रहा है लेटेस्ट में वो एमएसपी पे है, जो इन 3 कानून से अलग है। राजनीतिक इच्छा शक्ति है तो राजनीति का व्यापार भी। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश में 2,54,00,000 किसानों को 10 किस्तों में किसान की सम्मान निधि पहुंचाई गई है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। 2400 रुपए की खाद की बोरी मोदी जी ने 1200 रुपए में आपको पहुंचाई है, यानी एक बोरी अगर लेने जाते थे, आज एक बोरी मुफ्त की लेकर के आओ, मोदी जी के नाम पर लेकर के आओ। बेशर्मी की भी हद होती है। जब ये 3 काले कानून लाए गए तो भाजपा वालों ने चारों तरफ वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है, और जब ये तीनों कानून वापस लिए गए तो बोले वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है। ये हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं न कहीं विफल रहे। आंदोलन के अंत का प्रयास है तो क्रांति की धार है।
और बहुत मसले हैं, दूध अमेंडमेंट आए, बिजली अमेंडमेंट बिल है। अगर ये जल्दी हो जाता 700 किसान को शहादत से बचाया जा सकता था। मोदी सरकार ने आज अपना अपराध स्वीकार किया है। अपने जो मंत्री जिन्होंने हत्या की उनका कभी इस्तीफा होगा? एमएसपी पे गारंटी कानून बना, जो किसान शहीद हुए हैं उनकी जिम्मेदारी भारत सरकार की है। वर्तमान समस्याओं से निपटने की तैयारी है तो भविष्य की समस्याओं के समाधान का आधार भी। जो मुकदमे दर्ज है उस पर कोई ऐलान नहीं किया है, जो किसान शहीद हुए उसके मुआवजे भी कोई ऐलान नहीं किया है। एमएसपी का जो बहुत महत्व का मसला है, इसके लिए लड़ने की पूरी तैयारी है। सत्ता के विरुद्ध किसानों ने अपनी आन का युद्ध छेड़ रखा है। हालांकि इस युद्ध में समाधान की झलक दिखने लगी है। किसानों ने नरमी अपनाई तो सरकार ने भी मांगों पर सकारात्मकता दिखाई। किसानों की क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और एमएसपी पर विचार करने की भी मांग थी। यह मांग इससे पूरी होती है तथा किसान संगठनों ने पराली जलाने पर किसानों पर क्रिमिनल ऑफेंस से उन्हें मुक्त किया जाए, यह मांग भी की थी। भारत सरकार ने इस मांग को भी मान लिया है। क्योंकि 4 तारीख तक जो 3 कानून हैं ये भी हाउस में आ जाएंगे और उम्मीद है कि इस पे ये वहां से रिफिल हो जाएगा। अभी 750 जो किसान हमारे शहीद हुए हैं उस पर भारत सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। जो हमारे ऊपर मुकदमे हैं उस पर कोई जवाब नहीं दिया। जो लखीमपुरी खीरी की घटना है उस पर कोई जवाब अभी नहीं दिया। और एमएसपी जो इन्हीं कानूनों के साथ में थी, जो बार बार ये कहते जी एमएसपी पे मत बोल लो, क्योंकि एमएसपी ही सबसे ज्यादा लूट एमएसपी पे होती है किसान की, तो उससे भारत सरकार बचना चाहती है। नरमी के संकेत भले ही दिख रहे हों, लेकिन संसद के शीतकालीन सत्र में गर्मी बने रहने के पूरे आसार हैं। सत्र के पहले दिन ही कृषि कानून निरस्तीकरण विधेयक पेश होगा। बीजेपी ने लोकसभा सांसदों को 29 नवंबर को सदन में रहने के लिए व्हिप जारी कर दिया है। दोपहर को बीजेपी संसदीय दल की बैठक हो चुकी है। शाम 4 बजे एनडीए फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई। सरकार की पूरी तैयारी है, लेकिन किसान संगठन और विपक्ष को लग रहा है कि कृषि कानून पर कदम हटाने वाली सरकार पर उनकी रणनीति भारी है। गन्ना गेहूं बेल्ट में चुनाव होने हैं, लिहाजा सरकार को चिंता थी कि कहीं चुनावी हार का सामना न करना पड़ जाए, लिहाजा ये निर्णय लिया गया। लेकिन इससे उलट किसानों ने विजय के उल्लास में डूबकर क्रांति का एक नया बिंदु बना लिया है। जो न्यूनतम मूल्य है उनके लिए अधिकतम संग्राम छिड़ गया है और केवल संसद में नहीं बल्कि सड़कों में भी सरकार को इसके विरोध का सामना इस शीतकालीन सत्र के दौरान करना पड़ सकता है। तो हमने प्रधानमंत्री जी से पत्र लिख कर यही निवेदन किया कि आप हमारी इन समस्याओं का भी समाधान कर दें। हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे टेनी है, टेनी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। कितना ना क्या जुलूम हुआ, कितना ना कितना बदनाम हुआ, मगर किसान पीछे नहीं। पार्लियामेंट में ये हमें आश्वासन दे कि हम लीगल गारंटी फसलों की एमएसपी और प्रोक्योरमेंट का। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे। राजनीतिक गर्मी से तपने वाला है शीत सत्र। बहुत देर लगा दी मेहरमा आते आते। परिस्थितियां ठीक नहीं, तो अब चुनाव से पहले वो माफी मांगने आ गए। हार के डर से प्रधानमंत्री जी ने तीनों कानूनों को वापस लिया है। अभी एमएसपी बाकी है, बिजली का बाकी है।
किसानों को उनकी उपज का समर्थन मूल्य देने संबंधी राष्ट्रीय कानून बनाने की एक खास मांग भी अधूरी पड़ी है। सड़क से संसद तक घिरी सरकार। शीत सत्र के लिए देश की सबसे बड़ी पंचायत के द्वार खुलने वाले हैं, लेकिन शीत सत्र इस बार राजनीति के उबाल में तपने वाला है। देश में कोला खत्म नहीं हुआ, देश की बिजली को बेचा जाएगा, बेचा। सरकार के सामने दोहरी चुनौती खड़ी है। विपक्षी पार्टियों ने तरकश में तीर भर लिए हैं और किसानों ने विरोध प्रतीक बन चुके ट्रैक्टर तैयार कर लिए हैं। सोमवार की सुबह जब संसद में 26 अहम बिलों में सबसे चर्चित, सबसे विवादित कृषि सुधार कानून वापसी का विधेयक पेश होगा तो संसद ही नहीं, सड़क तक कोलाहल होना तय है। विपक्ष सहित किसानों ने अपनी रणनीति पहले ही तैयार कर ली है। हालांकि किसानों ने सरकार का रुख देखकर नरमी दिखाई। 29 नवंबर का ट्रैक्टर मार्च टाल दिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि सरकार किसानों से बातचीत करे। 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक होगी। इसी बैठक में तय किया जाएगा कि आने वाले दिनों में किसान संगठनों के आंदोलन की दशा और दिशा क्या होगी। और 4 तारीख को हमारी फिर मीटिंग होगी संयुक्त मोर्चे की, तो उसमें आगे प्रोग्राम हम तय करेंगे कि आगे प्रोग्राम कैसे करना है, क्योंकि 4 तारीख तक जो 3 कानून हैं ये भी हाउस में आ जाएंगे और उम्मीद है कि इस पे ये वहां से रिफिल हो जाएगा। किसान संगठन पहले से ज्यादा संगठित है और 25 नवंबर को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के साथ बैठकर ये तय कर चुके हैं कि शीतकालीन सत्र में पार्टी की रणनीति क्या होगी। एमएसपी पे कोई सरकार का 1 रुपया नहीं लगना। एमएसपी पे मुकदमों में 1 रुपया नहीं लगना सरकार का। जो लोग शहीद हुए हैं उनको सरकार को कंपनसेशन सरकार को देना चाहिए, ये एक हमारी डिमांड रहेगी। और जो मसले हैं वो तो बातचीत में आ जाएंगे वे, उसके लिए तो बातचीत होती रहेगी, वो बातचीत में आ जाएंगे। ये 2-3 चीजें क्लियर हो जाए जिसमें 1 रुपया नहीं लगना। सरकार अगर बैठेगी तो इसका समाधान निकल जाएगा। बीजेपी के लिए लड़ना, खिलाफ लड़ना, ये हमारा कॉमन मकसद है। फार्म बिल को विड्रॉ कराने के लिए लड़ना हमारा कॉमन मकसद था। 26 नवंबर 2020 को ही दिल्ली की सीमाओं पर किसानों ने डेरा डाला था। कृषि कानूनों के विरोध का 1 साल पूरा होने पर राजधानी की सीमाएं एक बार फिर किसानों के जत्थों से भर गई। धीमा पड़ने लगा शोर एक बार फिर जोर शोर से उठने लगा। इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है। किसानों की मोर्चाबंदी चाक चौबंद हुई तो सुरक्षा के बंदोबस्त भी पूरे किए गए। गाजीपुर बॉर्डर पर एक बार फिर सीमेंट के बैरिकेड लगा दिए गए हैं। किसानों की यही मुख्य मांग थी कि कृषि कानून वापस हो। जब ये पूरी हुई तो आंदोलन शांत होने के बजाय और भड़क गया। अगर किसी ने पगड़ी की तरफ को हाथ उठाया तो उसका इलाज करा जाएगा। इलाज तो बैठ के बात होगी, इसमें कई चीज हैं जिन पे चर्चा करने वाली है। एमएसपी वाले मैटर पे उस पे बहुत सी चर्चा करने वाली है और बहुत से पॉइंटों पे उस पे डिस्कस करके हल निकलेगा, जिस पे सरकार ने अभी तक कोई बात शुरू नहीं की है। नहीं, बातचीत से तो हमने कभी जवाब दिया ही नहीं, पहले भी नहीं दिया, अब भी नहीं दिया। हमने उससे बल्कि लेटर लिख के कहा है कि आपने काले कानूनों की घोषणा कर दी है, एमएसपी पे, मुकदमों पे, मुआवजे पे आपने कोई बात नहीं की है, उन पर बैठ के चर्चा करें। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री के विधान वापसी के बयान से किसान क्रांति को नई उमंग मिली और किसान नेता राकेश टिकैत को बीजेपी की ओर से दी गई नई उपाधि। एमएसपी को और ले ले, उस पर और कानून बना दे। बात आज आपके संघर्ष का 1 साल पूरा हो रहा है। आज आप प्रधानमंत्री जी का खुले दिल से धन्यवाद कर दो, उसी टाइम पर खुले दिल से कि हम और किसान मोर्चा प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता है। 3 शब्द तो है कि 1 साल लोग कुछ ने हमारे से आंदोलन करवाया
मतलब उसका धन्यवाद तोड़ना चाह रहे हैं कि जिसने किसानों को सड़कों आप उठाया, बात को घुमा के 750 किसानों की शहादत हुई, लाठियां चली, गोली चली, मुकदमे चले। संसद का सत्र शुरू होने से पहले ही किसानों और विपक्ष ने किलेबंदी पूरी कर ली है। सड़क पर किसानों का विरोध प्रदर्शन और उग्र होगा। संसद में विपक्ष सरकार को कृषि कानून वापसी के मुद्दे पर घेरेगा। विपक्ष संसद में लखीमपुर हिंसा मुद्दा उठाएगा। सड़क पर किसान एमएसपी सहित 6 मांग रखेंगे। संसद में विपक्ष बढ़ती महंगाई के विरोध में सरकार की मोर्चाबंदी करेगा। जब कृषि सुधार कानून आए थे तो कुछ किसान संगठनों ने खुले बाजार की व्यवस्था को सराहा भी था, लेकिन उसके बाद विरोध भड़क गया, आंदोलन पर किसान बैठ गए। आखिरकार सरकार ने कृषि जो कानून थे उन्हें वापस ले लिया। लेकिन एमएसपी को कानून बनाना सरकार के लिए इतना भी आसान नहीं होने वाला है। दुनिया के बाकी देशों में किस तरह की व्यवस्था है और इस तरह के किसी कानून को लेकर किस तरह की राय है जानकारों में, ये भी हम समझाते हैं। जो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य बनाते हैं उसकी हमें गारंटी दी जाए। एक समिति बनाने की घोषणा की है। इस समिति में आंदोलनरत किसानों के प्रतिनिधि भी रहेंगे। राजनीतिक रण में एक वक्त जो किसान हाशिए पर दिख रहे थे, वो पहला लक्ष्य हासिल करने के बाद हौसले से भरे। जिन कानूनों को कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार लाने वाला कहा गया, वो स्वयं इतिहास बनने की दहलीज पर खड़े हैं। वर्तमान में किसान संगठन अपने मुताबिक अपना भविष्य लिखने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों ने फिर बिगुल फूंक दिया है। फसलों के न्यूनतम दाम की गारंटी पर अधिकतम संग्राम का पहला अध्याय शुरू हो चुका है। अभी 3 कानून वापसी लिए, एमएसपी पे गारंटी का सवाल एक बड़ा है। अभी आंदोलन वापसी की शर्त महज एक नहीं कई है। धरने का तिरपाल छोड़कर खेत खलिहानों में लौटने के लिए किसानों ने 6 मुद्दे सरकार के सामने रख दिए हैं। नंबर 1, देश के हर किसान को पूरी फसल पर सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी मिले। नंबर 2, प्रस्तावित विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक 2020-2021 का ड्राफ्ट वापस लिया जाए। नंबर 3, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इससे जुड़े क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अधिनियम 2021 में किसानों को सजा देने के प्रावधान हटाए जाएं। नंबर 4, आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे तत्काल वापस लिए जाएं। नंबर 5, लखीमपुर खीरी हिंसा कांड में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी हो। नंबर 6, आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों के लिए मुआवजे और पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। लूट एमएसपी पे होती है किसान की, तो उससे भारत सरकार बचने चाहती है। वो हमारा बड़ा इशू प्रायोरिटी पे है कि एमएसपी को लीगल कानूनी गारंटी भारत सरकार दे। किसानों के मान सम्मान में तैयार की गई इन 6 शर्तों की सूची में सबसे बड़ी और पेचीदा शर्त है एमएसपी, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी पर किसानों और विशेषज्ञों के तर्क जानने से पहले जानिए कि एमएसपी क्या है और इस पर क्या नियम है। एमएसपी वो मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से उनकी उपज खरीदती है। असल में एमएसपी किसानों के लिए सुरक्षा कवच जैसी है। फिलहाल 23 फसलों पर एमएसपी दी जाती है। 23 में से कुछ ही फसल एमएसपी पर खरीदी जाती है। गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए गेहूं और धान ही सबसे ज्यादा एमएसपी पर खरीदे जाते हैं। रबी और खरीफ की फसल की बुआई से पहले फसलों पर एमएसपी निर्धारित होती है। 1965-66 में खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए सरकार ने गेहूं, धान की फसल पर एमएसपी देनी शुरू की थी। तब से देश में एमएसपी की व्यवस्था चली आ रही है, लेकिन अब किसान संगठन 23 फसलों पर एमएसपी का गारंटी कानून मांग रहे हैं। लंबे समय से किसानों की ये मांग है कि जो एमएसपी है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम का मतलब
कम से कम, अधिकतम नहीं कम से कम, और उसको सरकार घोषित भी करती है। सरकार द्वारा दिया गया रेट है। सरकार के या आदेश का अनुपालन जब बाजार में नहीं होता तो कृषि में सुधार कहां से हो सकता है? एमएसपी पर फसल बेचने के लिए किसानों को एपीएमसी की मंडियों तक जाना होता है। इन्हीं मंडियों में होते हैं बिचौलिए और कमीशन एजेंट। इसी कमीशन खोरी को खत्म करने और फसल खरीदी में सुधार लाने के लिए बनाई गई शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक देश के धान बोने वाले 3/4 किसान और गेहूं बोने वाले 60% किसानों को मंडी सिस्टम या सरकारी खरीद का मौका तक नहीं मिलता है। कि उत्पाद का मूल्य मिल जाए तभी किसान बचेगा। मैं आपके सामने सिर्फ 2 एग्जाम्पल दूंगा कि जो सब्जी किसान आढ़तियों के पास और जो अपने गांव के पास कुछ दलाल जाते हैं जो 4, 5, 6 रुपए किलो बेचता है, वो मंडी में आने के बाद और उपभोक्ता के पास 3-4 घंटे के बाद वो 5 रुपए के 25 रुपए और 6 रुपए के 30 रुपए किलो उपभोक्ता को बेचता है। तो जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने की शुरुआत जो हम लोग कर रहे थे, उसका उद्देश्य हमारा ये है कि सीधे उपभोक्ता को किसान अपना बाजार में खड़ा हो, अपने उत्पाद को उचित लाभकारी मूल्य उसको मिल सके। एमएसपी के पक्षधर कहते हैं कि फसल बिक्री में न्यूनतम दाम की गारंटी जरूरी है। एमएसपी के विरोधी कहते हैं कि ये खुले बाजार की व्यवस्था के विरुद्ध है, कमीशन एजेंटों को फायदा पहुंचाती है। एमएसपी के पक्ष में बोलने वालों का दावा है कि ज्यादा उत्पादन होने पर किसानों की फसल का बाजार भाव स्थिर रहेगा। एमएसपी के विरोधियों का कहना है कि शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक इसका लाभ सिर्फ 6% किसानों को मिलता है। नहीं, आप ये बताइए, जब आप सीधे उपभोक्ता को जोड़ने की बात योजनाओं पे सरकार काम करवा रही है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनवाने का उद्देश्य क्या सरकार का? वो यही उद्देश्य है कि किसान अपने सभी उत्पादों को अपने स्टोरेज करे, अपने कूलिंग चेन खड़ा करे, उपभोक्ता को आपूर्ति करे। आखिर ये बताइए ना, 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, मंडियों को मजबूत करने के लिए व्यवस्था की गई है। 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को बनवाने के लिए सरकार पूरी ताकत झोंक रही है। जब तक किसान खुद बाजार में नहीं खड़ा होगा, उसका शोषण होता रहा है, होता रहेगा, ये समझने की जरूरत है। मोदी जी ने एक संदेश दिया है और एक छोटी सी बात है, उन्हें कह देना चाहिए कि चलिए किसानों के लिए आज से एमएसपी गारंटी कानून होगा। और मैंने इसकी मांग 2011 में की थी और आज मुझे प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला, तो मैं किसानों की इस मांग को पूरा करता हूं। पूरा देश जय जयकार करेगा। सवाल ये कि अगर एमएसपी पर नियम बना तो क्या होगा? सालाना एमएसपी की घोषणा कानूनी तौर पर नहीं होती। एमएसपी पर खरीद का फैसला वैधानिक नहीं, राजनीतिक है। हर राज्य में एमएसपी पर फसल नहीं खरीदी जाती। कानून बनने पर सरकार की फसल खरीदने या ना खरीदने की राजनीतिक आजादी खत्म हो जाएगी। सरकार हर किसान से एमएसपी के तहत आने वाली सभी फसलें खरीदने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य होगी। हर राज्य के किसान से फसल खरीदनी अनिवार्य होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि किसान जिस रोग का समाधान फसल खरीद गारंटी को मान रहे हैं, वो देश की आर्थिक स्थिति के लिए बड़ा रोग साबित होगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब मोनोपोली होगी, अभी तक मंडी की, एपीएमसी की मंडियों की मोनोपोली चल रही थी, और जिस चीज में भी मोनोपोली होती है तो वो शोषण होता है। ये नए कानूनों में एक व्यवस्था सरकार ने शुरू की थी। ये आज नया नहीं है, हम 25 सालों से मांग करते चले आ रहे थे। खुद भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक अध्यक्ष चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत अपने पूरे जीवन भर लड़ते रहे और उन्होंने बार बार यही बात कही कि भाई बिचौलियों से मुक्ति दिलवाइए और भाई बाजार खुलवाओ किसी भी तरीके से, जैसे भी हो। वर्तमान में एमएसपी की गारंटी पर देश का किसान संघर्ष के नए दौर से गुजर रहा है, लेकिन अब से करीब 5 दशक पहले दुनिया की महाशक्ति अमेरिका एमएसपी कानून का दंड भोग चुका है। 1977 से 1981 तक अमेरिका में जिमी कार्टर राष्ट्रपति रहे। किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए कार्टर ने हर 6 महीने में प्रति गैलन दूध पर 6 सेंट बढ़ाने का नियम बना दिया। दाम बढ़ाते रहने के लिए कार्टर प्रशासन को दूध की मांग बढ़ानी थी। इसके लिए सरकार ने किसानों से एमएसपी पर चीज खरीदने का नियम बनाया। दाम ज्यादा मिलने पर किसानों ने चीज का उत्पादन बढ़ा दिया। देश में मांग से ज्यादा चीज का उत्पादन होने लगा। सरकार के गोदाम चीज से भर गए तो सरकार को अलग से स्टोर किराए पर लेने पड़े।
1981 तक कार्टर के डेयरी समर्थन कार्यक्रम के कारण अमेरिकी टैक्स पेयर्स के सालाना 1,500 करोड़ रुपए बर्बाद हुए। राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने एमएसपी का नियम बंद किया। गोदामों में रखी चीज जनता को मुफ्त बांटनी पड़ी। किसानों को दूध और चीज का प्रोडक्शन घटाने के लिए पैसे देने पड़े। एमएसपी का ये वो मॉडल है जिसे देखकर इसके घातक परिणाम समझे जा सकते हैं। नहीं, सरकार तो खरीद ही नहीं सकती। किसने कहा कि सरकार खरीद लेगी? सरकार नहीं खरीद सकती। सरकार आज जो खरीद रही है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को जो सब्सिडी इतनी दे रही है, वो जनता के टैक्स पेयर का पैसा है। आपने बीच में एक भावांतर योजना की शुरुआत की, क्या हुआ? उसका परिणाम क्या हुआ मध्य प्रदेश में? कि जितना सरकार ने पैसा दिया 2600 करोड़ रुपया, वो सब चला गया बिचौलियों की जेब में, और उससे किसानों को 10% तक का भुगतान सरकार ने किया, बाकी तो नुकसान किसानों का हुआ। ये जो बाजार की ताकतें हैं, जितना आप इनको छूट देंगे उतना वो शोषण करेंगे। देश में अनाज के बफर स्टॉक की कोई कमी नहीं है। गोदाम पहले से ही अनाज से भरे पड़े हैं। देश में अनाज सड़ने की खबरें आम हैं। जब भारत जैसे देश के पास आज भी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि एमएसपी पर खरीदे अनाज को सुरक्षित रख सके, तो 23 फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी के बाद क्या होगा, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार ने अगर ये निर्णय लिया कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा, तो इसके पीछे एक चुनावी सोच रही। बहरहाल केवल ये मुद्दा नहीं है जो इस बार चर्चा का विषय रहेगा। शीतकालीन सत्र के दौरान कई और महत्वपूर्ण विधेयक हैं जिन्हें पेश किया जाएगा। इनमें शामिल है द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल। इसके पीछे भी उत्तर प्रदेश चुनाव की एक सोच हो सकती है। राजधानी को किसान घेरे हैं। सरकार की ओर विपक्ष के तीर कमान तने हैं। लेकिन चुनौतियों के बीच भी भविष्य की चिंता करना ही असल राजनेता की पहचान है। एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। राजनीति का परम लक्ष्य सत्ता है और सत्ता साधने के लिए चतुर राजनेता न कड़े कदम उठाने से चूकते हैं, न कदम हटाने में हिचकिचाते हैं। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी शीतकालीन सत्र में कृषि सुधार कानून के मोर्चे पर कदम पीछे खींचेंगे तो उत्तर प्रदेश में जात बिरादरी के समीकरण साधने वाला एक बिल सदन में रखेंगे। इसके माध्यम से बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए अपने विरोधियों को मात देने का दांव चल रही है। संसद में अनुसूचित जाति जनजाति संशोधन विधेयक पेश होगा। मोदी सरकार की खास समुदायों को एसटी श्रेणी में जोड़ने की योजना है। सोनभद्र और आसपास के जिलों में आदिवासी आबादी भी काफी है। सोनभद्र सहित आसपास के मल्लाहों की राज्य आदिवासी सूची में शामिल होने की पुरानी मांग है। अब संसद में संशोधन विधेयक पेश करके मोदी सरकार मल्लाहों की मांग पूरी कर सकती है। खलबलाहट कुछ ज्यादा है दिल्ली में, नहीं तो इस तरीके का चुनाव से पहले इस तरीके का स्टेप लेने का और कोई मकसद नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि इसी उद्देश्य से कर रहे हैं जिससे कि उनको लुभाएं और कहें कि देखिए हम आपके लिए ला रहे हैं, और केंद्र सरकार को अधिकार है कि बिना प्रदेश के प्रपोजल के भी ला सकती है। बीजेपी का चुनावी मंत्र रहा है कि पिछड़ी जातियों की एकता को अपने वोट बैंक में बदलना। संसद के निचले सदन से प्रधानमंत्री मोदी इस विधेयक के जरिए ऊंचा दांव खेलने वाले हैं, जिसका असर अखिलेश यादव के जातीय समीकरण वाले गठबंधन को ध्वस्त करने का रास्ता आसान कर सकता है। अखिलेश इस बार कई जातियों की ताकत को मिलाकर बीजेपी के मुकाबले अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे।
पश्चिम जाटों को साधने के लिए अखिलेश ने आरएलडी नेता जयंत चौधरी से हाथ मिलाया। कुर्मी वोट बैंक में जनाधार बढ़ाने के लिए अपना दल की कृष्णा पटेल के साथ हाथ मिलाया। राजभर वोट बैंक को साथ लाने के लिए एसबीएसपी के ओम प्रकाश राजभर को साथ जोड़ा। अखिलेश यादव जिस तरीके के गठबंधन बना रहे हैं छोटी छोटी पार्टियों के साथ और जो जातीय आधारित पार्टीज हैं उनके साथ, तो उसके पीछे ये चुनौती जरूर है बीजेपी के लिए। इसी कारण ये इस तरीके का बिल लाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें जो इस बिल में जो करने का प्लान है वो ऐसा दिखता है कि जो मल्लाह जाति है, जिसमें निषाद भी आते हैं, मल्लाह भी आते हैं और भी इस तरीके की जो जातियां हैं जो नदियों के किनारे रहती हैं और जिनका नाविक जिंदगी से सरोकार रहता है, उनको लाने का अगर प्रयास शेड्यूल ट्राइब में किया जा रहा है तो ठीक है, उनके लिए बड़े फायदे की बात होगी। यानी अखिलेश यादव इस बार जात और जमात की राजनीति से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का अपना रास्ता तैयार करने की कोशिश में है। लेकिन बीजेपी पिछले चुनावों का जिताऊ दांव इस बार भी परखने जा रही है। 2019, 2017, 2014 के चुनाव में बीजेपी को गैर यादव ओबीसी का बड़ा वोट प्रतिशत मिला। अति पिछड़ा वर्ग के वोटर ने भी बीएसपी का साथ छोड़ बीजेपी का साथ दिया। अखिलेश यादव अलग अलग जातीय पहचान की छोटी पार्टियों से हाथ मिलाकर ताकत बढ़ाना चाहते हैं। बीजेपी भी इन जातियों को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मोदी जानते हैं कि गैर यादव ओबीसी और पाल, प्रजापति, विश्वकर्मा, भर और मल्लाह जैसे अन्य पिछड़ी जातियों का साथ न सिर्फ बीजेपी का विजय पथ तैयार करेगा बल्कि विरोधियों की ताकत भी खंड खंड कर देगा। 2011 की जनगणना के मुताबिक यूपी में करीब 21% एससी आबादी है। 11 साल में आबादी भी बढ़ी और वोट भी। इन्हीं पिछड़ी जातियों को साधने के लिए किसानों को घमासान के बीच संसद के शीत सत्र में उत्तर प्रदेश की सत्ता का विजय पथ तैयार करना ही फिलहाल मोदी नीति है। पिछले कई सालों से दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी की खूब चर्चा रही। बहुत निवेशक उसकी ओर आकर्षित हुए, लेकिन एक सोच ऐसी बनी कि हिंदुस्तान में शायद उतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं जा रहे हैं उस ओर। लेकिन देखते ही देखते 10 करोड़ निवेशक समूचे देश में हो चुके हैं क्रिप्टो करेंसी में और 70,000 करोड़ का इसका पूरा बाजार हो गया है। ऐसे में जो अब तक ये सरकार के नियंत्रण से परे रहा था, शीतकालीन सत्र में इसे लेकर भी कुछ नियम बनाए जाएंगे। अगर लोगों को ऐसा लग रहा है कि सरकार के नियम आने के बाद उन पर बहुत ज्यादा विपरीत प्रभाव पड़ेगा, तो हम आपको समझाते हैं कि इन प्रावधानों में क्या हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी ये मुद्रा का अमूर्त रूप है। अमूर्त वो जिसे आप न छू सकते हैं न जेब में रख सकते हैं, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। पूरी दुनिया में लोगों को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए मुद्रा की जरूरत होती है। अलग अलग देशों की अलग अलग मुद्राएं हैं। डॉलर, यूरो, येन, रुपया जैसी मुद्राएं मशहूर हैं और लोग बाग अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। क्रिप्टो करेंसी दुनिया में चलने वाली लेन देन की मुद्राओं से अलग होती है। दुनिया की हर करेंसी को छापा जाता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी की छपाई नहीं होती। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करने में भारत पहले नंबर पर है। क्रिप्टो करेंसी शेयर बाजार से भी जटिल एक अलग अर्थव्यवस्था है। क्रिप्टो करेंसी कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनी हुई है। इसको कोई संस्था रेगुलेट नहीं करती है, ना ही क्रिप्टो करेंसी के लिए किसी तरह के नियम बनाए गए हैं। यही कारण है कि निवेशकों का पैसा दांव पर लगा रहता है। जो बिल आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि जैसे आपने सुना होगा कि इलीगल एक्टिविटीज होती हैं उसके अराउंड। सो ये बिल से आप रेगुलेट करके क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ काम करके आप पूरा सिस्टम मॉनिटर कर सकते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करने जा रही है। इन्हीं कारणों को ध्यान में रखकर मोदी सरकार शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने और क्रिप्टो कारोबार के लिए नियम बनाने का बिल पेश करने वाली है। संसद में क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल पेश होगा। जानकारों के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगने के आसार हैं। हो सकता है कि कुछ क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाए। सरकार क्रिप्टो मार्केट के लिए नियम कायदे बनाने जा रही है।
साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक की सरकारी डिजिटल करेंसी कैसे आएगी, इस पर नियम तय होंगे। जैसे ही ये खबर फैली कि क्रिप्टो करेंसी पर मोदी सरकार विधेयक पेश करने वाली है, क्रिप्टो बाजार औंधे मुंह गिरा। निवेशकों को नुकसान हुआ, लेकिन क्या सच में सरकार के इस कदम से निवेशकों का नुकसान है? इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि एक कंफ्यूजिंग स्टेट से निकल के आप एक एटलीस्ट यू नो कि दिस इज द स्टैंड ऑफ इंडिया कि हमारा क्रिप्टो करेंसी पे ये स्टैंड है, एंड यू नो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट, रादर देन बीइंग इन अ कंफ्यूजिंग स्टेट। चर्चा ये भी गर्म है कि मोदी सरकार सभी तरह के क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने जा रही है, लेकिन ऐसे आसार कम ही हैं। उसके पीछे कई वजह हैं। भारत में क्रिप्टो टेक्नोलॉजी से जुड़े 230 से ज्यादा स्टार्टअप काम कर रहे हैं। नेस्कॉम के मुताबिक 2030 तक क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में 8 लाख से ज्यादा नौकरियां होंगी। नेस्कॉम का यह भी अनुमान है कि 2030 तक भारत में क्रिप्टो टेक इंडस्ट्री 14 लाख करोड़ रुपए का बाजार होगी। क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में अरबों डॉलर का एफडीआई आ सकता है। अगर इंडस्ट्री पर नियम बनेंगे तो इससे सरकार को अच्छा खासा टैक्स भी मिल सकता है। ऐसे में सरकार सभी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का जोखिम नहीं उठाना चाहेगी। तो ये बहुत सेफ है, आप इसको रेगुलेट करिए, इसको लोगों को अवेयर करिए। शिबा इनू और डॉट से थोड़ा सा लोगों को अवेयर करिए कि ऐसे शिट कॉइन्स में नहीं जाके, रादर देन देखें कि अच्छे कॉइन्स हैं मार्केट में, अच्छे यूज केसेस हैं। अगर आप इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं इन्वेस्ट करने के लिए। क्रिप्टो करेंसी का चलन इस समय दुनिया में बहुत चर्चित है और निवेश की रकम पर 8000% तक के मुनाफे के लालच में रोज इस क्षेत्र में निवेशक बढ़ रहे हैं। इस वक्त दुनिया में क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप 185 लाख करोड़ रुपए है। दुनिया में इस वक्त 403 क्रिप्टो एक्सचेंज हैं, जो 2010 में सिर्फ 3 थे। क्रिप्टो करेंसी के निवेशकों की संख्या 30 करोड़ है। हर रोज क्रिप्टो करेंसी में 74,000 करोड़ रुपए का लेन देन होता है। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया एकदम अलग, एकदम अबूझ है। इसे समझना आसान नहीं है। क्रिप्टो को हिंदी में समझेंगे तो कहेंगे कूट या गुप्त। यानी क्रिप्टो कारोबार भले ही दुनिया भर में होता हो, लेकिन एक तरह से ये अंडरग्राउंड है। जैसे कि हम पहले देखते थे ट्रेडिशनल सिस्टम में जो कंपनी फॉर्म होती थी वो एक सेंट्रलाइज्ड एंटिटी होती थी। जैसे कि अगर आप गूगल को लें, एक फेसबुक को लें, तो ये एक सेंट्रलाइज्ड एंटिटी होती है जिसका जो भी एक एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं, सारा डेटा, जो लोग भी वो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, वो सारा डेटा फेसबुक अगर यूज कर रहे हैं तो फेसबुक के पास जा रहा है। तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो इस कॉन्सेप्ट का बिल्कुल ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है, जहां पे कंट्रोल जो है किसी एक सेंट्रलाइज कंपनी के पास ना होके बहुत ही सारे ब्लॉकचेन जो माइनर्स होते हैं उनके पास होता है। पिछले कुछ समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक से ज्यादा बार क्रिप्टो करेंसी पर चर्चा कर चुके हैं। टेक क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन फॉर एग्जाम्पल, इट इज इंपॉर्टेंट that all democratic nations work together on this and ensure it does not end up in wrong hands which can spoil our youth. क्रिप्टो करेंसी पर सरकार का रुख देखकर लगता है कि नियम कायदों के साथ इस पेचीदा कारोबार को हरी झंडी देने का मन बना चुकी है। लेकिन आगे क्या होने वाला है, ये संसद में पेश होने वाला मसौदा बताएगा। दिल्ली की सर्दी का पारा नीचे जाएगा और विपक्ष का पारा उतना ही ऊपर चलता जाएगा, लेकिन इस सब के बीच भी सरकार ने योजना बनाई है कि कई अलग अलग विधेयक को संसद की पटल पर रखा जाएगा और उन्हें पारित कराया जाएगा। उनतीस नवंबर को केंद्र का कामकाज संभालने वाले अहम चेहरे ट्रेजरी बेंचेस यानी सत्ता पक्ष की बेंचों पर होंगे और लेफ्ट बेंचेस यानी
विपक्ष के बेंच पर होंगे उन्हें घेरने वाले बड़े बड़े चेहरे। ये तो हमारे स्पीकर है। किसान ये सरकार को भरोसा बिल्कुल नहीं करते। सरकार प्रधानमंत्री को कहते हैं कि उनका राष्ट्रनीति ये है कि अटके नहीं, भटके नहीं, लटके नहीं। तो आप क्यों ये किसानों की ये मुद्दे को आप अटके, भटके, लटकेने की कोशिश कर रहे हैं? जब आप किसान जो 3 काला कानून इनकी जब वापसी के लिए आप लोग मन बना लिए हैं, तो उसके साथ साथ आपको तो जरूर यह भी जानकारी थे कि किसान न्यूनतम सहायक मूल्य की मांग करेगी। आप क्यों नहीं ये बिल में इसको शामिल किया? संसद का शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर तक चलना तय हुआ है। ये अलग बात है कि कब तक और किस तरह चल पाएगा। 25 दिन तक चलने वाले इस सत्र में पहले दिन कृषि कानून वापसी का मसौदा पेश होगा और उसके बाद कई अहम विधेयक केंद्र सरकार सदन में पेश करने वाली है। संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार आम आदमी से जुड़े कई बिल पेश करने जा रही है, जिनका असर उनके पैसे पर भी होगा। इस सत्र में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक पेश होगा। विधेयक 2 सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण से जुड़ा है। केंद्र ने 2021-22 का बजट पेश करने के दौरान इन 2 बैंकों के निजीकरण का ऐलान किया था। पेंशन से जुड़ा भी एक अहम बिल इस शीतकालीन सत्र में पेश होने जा रहा है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA एक्ट में बदलाव के लिए सरकार पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी अमेंडमेंट बिल 2021 ला रही है। इसका मकसद सरकारी पेंशन विभाग का काम देखने वाली संस्था PFRDA से नेशनल पेंशन सिस्टम को अलग करना है। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण संशोधन विधेयक भी इसी सत्र में पेश होगा। इस बिल को दिसंबर 2019 में लोकसभा में पेश किया गया था। बाद में इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता के लिए संसद की स्थायी समिति के पास भेजा गया था। इस विधेयक से असहाय वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और देख-रेख के नियम तय किए जाएंगे। 25 दिन चलने वाले शीतकालीन सत्र में इस बार 26 संशोधन विधेयक और अध्यादेश रखे जाएंगे। लेकिन जिस तरह के राजनीतिक आसार हैं, आंदोलन की धार है, नेताओं और किसानों के तेवर हैं, उसे देखकर लगता है कि हंगामा होगा और बहुत होगा। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।